ओके, सो लेट्स सी प्रीवियसली वर्क पर एनर्जी में हमने क्या डिस्कस कर लिया था। सो लास्ट वर्क पर एनर्जी पे हमने प्लेटफॉर्म एंड प्रॉब्लम स्टार्ट किया हुआ था। मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन पे हमने पूरा क्वेश्चंस कर लिए हुए थे। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया हुआ था एक्सप्लोजन वाला पार्ट। मोमेंटम कंजर्वेशन पे पूरा बेस्ड रहता है। सो एक्सप्लोजन वाला पार्ट भी हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद हमने मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों को साथ में कैसे यूज करते हैं, ये हमने क्वेश्चंस पूरे देख लिए हुए थे। और उस पर एग्जाम्पल भी बताया था कि प्रीवियस क्वेश्चन और जिसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों साथ में लेना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। सो आई गेस ये वाले क्वेश्चंस हो गए थे जिसमें हमने मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों साथ में डिस्कस कर लिया था। इसमें किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट ये वाले क्वेश्चंस में जिसमें मोमेंटम और ये हमने साथ में डिस्कस किया? ओके, तो आज का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज हमने स्प्रिंग वाले क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, सो लाइक स्प्रिंग प्रॉब्लम देखेंगे आज। ओके, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमें थोड़ा सा समझ के प्रॉपरली उसे करना है। ठीक है, सो लेट्स से सबसे पहले टाइप बात कर लेते हैं। नंबर 1 कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्प्रिंग है, उससे ब्लॉक्स कनेक्टेड है। ठीक है, सो सपोज ये एक ब्लॉक है, इसका मास है m1, ये एक स्प्रिंग के थ्रू m2 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ अभी ऐसे है कि लेट्स से ये अभी हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास दो ब्लॉक हैं। अभी हमने कुछ इनिशियली इस पूरे सिस्टम को इनिशियली हमने कुछ कंप्रेस कर दिया या इलोंगेट किया। मतलब दो तरीके हैं, इधर हमने m2 को स्ट्रेच किया या फिर हमने m1 को किया या फिर हमने दोनों को किया। ठीक है, हमें ओवरऑल पता नहीं है, बस हमने ये क्लियर कर दिया कि इनिशियली हमने कुछ कंप्रेस कर दिया सिस्टम को। ठीक है, सो लेट्स से initially it is compressed by x naught। ठीक है, सो इनिशियली हमने लेट से x नॉट इसको कंप्रेस कर दिया। अब होगा क्या, सिंपल सा देखना है, एक स्प्रिंग है, अब हमने उसे कंप्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो ये वापस से स्ट्रेच होने का ट्राई करेगी, वापस से स्ट्रेच होगी। बट अभी सिचुएशन क्या है कि इस तरफ वॉल नहीं है। अगर वॉल होती तो इधर पे जो बॉक्स लगा होता ये वापस से उसको एक्स नॉट पे मेंटेन कर देती। बट अभी ये क्वेश्चन में दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं, तो मतलब ये तो कंफर्म है कि इसे कुछ स्ट्रेच करेगी और इसे करेगी, लेकिन कि किसको कितना करेगी ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइडिया समझ में आया कि सबको क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। दो ब्लॉक्स होने की वजह से क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमने इसे एक्स नॉट कंप्रेस किया है, एक्स नॉट कंप्रेस्ड किया है, तो अब ये स्ट्रेच होने का ट्राई करेगी। तो स्ट्रेच होगी तो इस बॉक्स को बाहर की तरफ पुश करेगी और इसको पुश करेगी, लेकिन किसको कितना करेगा ये हमें कंफर्म नहीं है। तो अगर हम देखें तो हमें ये कंफर्म पता है कि दोनों बॉक्स थोड़ा थोड़ा सा मूव होंगे। सो लेट्स से m1 वाला बॉक्स यहाँ पर आ गया और m2 वाला बॉक्स यहाँ पर आ गया, मतलब दोनों कुछ मूव हो चुके हैं, ये मैंने सिचुएशन मानी। और मैंने कितना कितना एज्यूम कर लिया, लेट्स से ये स्ट्रेच हो गया कुछ x1 और ये स्ट्रेच हो गया कुछ x2। ठीक है, तो अच्छा अब ये बताओ कि स्प्रिंग को अगर हमने लेट्स से नेचुरल लेंथ में थी और हमने कुछ 10 सेंटीमीटर कंप्रेस किया, तो जब रिलीज करेंगे तो वापस नेचुरल लेंथ में आ जाएगी ना। ठीक, तो चाहे x1 और x2 कुछ भी हो जाए, क्या चीज हमेशा मेंटेन रहेगी कि x1 और x2 का समेशन क्या रहेगा,
एक्स नॉट जितना रहेगा। गुड। तो हमें एक कंडीशन पता है कि कुछ भी हो जाए हमारे आंसर में x1 प्लस x2 का समेशन x नॉट रहेगा। लेकिन हमारे पास दो अननोन है ना, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, लेकिन पता सिर्फ हमें एक्स नॉट है। यार एक इक्वेशन से दो चीजें थोड़े ना फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कुछ फोर्स या कुछ डिफरेंट कंडीशन हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेंगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा कि लेट से फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सोचो अगर मैंने एक्स नॉट कंप्रेस किया तो दोनों का फोर्स कितना फील होने वाला है, दोनों का फोर्स, इसको भी एक्स नॉट और इसको भी एक्स नॉट जितना फोर्स फील होने वाला है। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर मैं पूरा सिस्टम कंसिडर करूंगा तो पूरा सिस्टम तो कंजर्व्ड रहेगा ना। क्लियर? तो ये बन जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। क्या कि कुछ भी हो जाए पूरा सिस्टम का जो नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो बैलेंस्ड रहेगा। इसका मतलब जैसे हम मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं, नेट फोर्स बैलेंस करते हैं, वैसे ही हम क्या बैलेंस कर सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। सेम हम कर सकते हैं मास इनटू डिस्टेंस, ये भी बैलेंस रहेगा। तो लॉजिक आ जाता है यहाँ पर कि हम लिख सकते हैं m1 x1 मस्ट मैच m2 x2, ये मेजर रिलेशन होता है कि कौन कितना मूव करेगा। अगर हमें चाहिए तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। इट इज लाइक मोमेंटम कंजर्वेशन, कि जैसे हम यूज करते हैं कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, तो सेम टाइम अगर चाहिए तो हम इसे x1 बाई टी लिख सकते हैं ना, और इसे लिख सकते हैं x2 बाई टी। तो बेसिकली टी कैंसिल, हम डिस्टेंस के फॉर्मेट में भी इसे कर सकते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि m1 x1 इस तरीके से। अब यहाँ से x1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी m2 बाई m1 x2, ये हो गई x1 की वैल्यू, प्लस x2 इज इक्वल टू x नॉट। अब x2 कॉमन लेके हम रख सकते हैं, तो देखो सॉल्व करके अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 इधर डिवाइड पे उधर मल्टीप्लाई पे जाएगा, मतलब होगा m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू एक्स नॉट। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये आंसर होगा, आपको याद रखना है। तो इसका मतलब x1 का आंसर क्या आएगा, x1 का आंसर आएगा m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू एक्स नॉट। सो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सबसे पहली चीज कि अगर हमने एक्स नॉट कंप्रेस किया तो कौन कितना ज्यादा इलोंगेट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, उनके मासेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये बहुत टफ फार्मूला नहीं है, ये सबको माइंड में आ जाएगा, सिंपल सा फार्मूला है, ऐसे हमने कई बार देखा हुआ है। तो x1 कितना इलोंगेट होगा वो m2 पे डिपेंड करेगा, और x2 कितना इलोंगेट होगा वो m1 पे डिपेंड करेगा। तो बताएं डिस्टेंस में किसी को कोई डाउट, अगर हम एक्स नॉट कंप्रेस करेंगे तो डिस्टेंस कितनी कितनी कवर करेंगे दोनों, ये सबको समझ आया? सर या अगर एक ही साइड से कंप्रेस हुआ एक्स नॉट तो तब भी फोर्स तो दोनों तरफ लगेगा ना। मैं यही समझाना चाह रहा था कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया कि स्प्रिंग था इधर, हमने इसे कंप्रेस किया कुछ एक्स नॉट, ठीक है। अब होता ये है कि ये स्प्रिंग वापस इलोंगेट होगी, बट ये स्प्रिंग जो होती है वो दोनों साइड फोर्स लगाती है, कभी एक तरफ नहीं लगाती है। तो ये स्प्रिंग दोनों तरफ फोर्स लगाती है। इससे पहले के क्वेश्चंस में यहाँ पे वॉल रहती थी, तो क्या वॉल पीछे मूव हो जाएगी क्या, नहीं। तो इसलिए पूरा एलोंगेशन स्प्रिंग कहाँ पे कवर करती थी, ये वाले साइड पे। बट अगर दोनों फ्री टू मूव है तो ये कंफर्म है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरफ से कंप्रेस कर रहे हो, जब स्प्रिंग इलोंगेट होगी ना तो दोनों तरफ से स्प्रिंग इलोंगेट होगी। मतलब एक अच्छा आइडिया है। मैं ये समझाना चाहता हूँ, सपोज ये दोनों बॉक्स थे, ये वाला बॉक्स यहीं पर है, ठीक है, और इसे मैंने कंप्रेस कर दिया। अब जब ये रिलीज होगा ना, तो रिलीज ऐसे नहीं होगा कि ये बॉक्स यहाँ पर आ जाए ना, रिलीज होगा तो थोड़ा सा ये बॉक्स मूव करेगा और थोड़ा सा ये वाला बॉक्स मूव करेगा।
समझ आया कि जब ये रिलीज होगा तब ये फोर्स दोनों तरफ लगाता है, स्प्रिंग एक तरफ नहीं लगाता। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने कंप्रेस इधर से किया है तो ये फोर्स सिर्फ इधर लगाए, ऐसा नहीं है। फोर्स किधर लगाएगा, दोनों तरफ लगाएगा। आइडिया क्लियर सबको? यस सर। ओके गुड। तो ये तो पार्ट था मतलब सिंपल वाला, डिस्टेंस वाला। हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, मोमेंटम। मतलब हम ये चाहते हैं कि स्पीड भी तो मिल जाएगा ना इनको। स्प्रिंग है, तेजी से फोर्स लगाएगी तो उनको एक्सेलरेशन और स्पीड भी मिल जाएगा ना। तो हमें ये चाहिए क्या, देयर स्पीड व्हेन spring becomes or spring comes at natural length। ओके सो हमें क्या चाहिए, स्पीड। स्पीड चाहिए मतलब समझ गए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट से दोनों ब्लॉक को कुछ स्पीड मिल गई, इसको क्या स्पीड मिल गई और इसको कुछ, ये m1 था, लेट से इसे कितनी स्पीड मिल गई v1, और ये m2 है, इसे क्या स्पीड मिल गई v2। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। डन। इनिशियली तो जीरो था, कोई मोमेंटम था क्या, नहीं। फाइनली m1 v1 प्लस m2 v2। देखो v1 किस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ सो ये मैंने माइनस v1 लिख लिया, तो यहाँ से कंफर्म आ गया दैट m1 v1 इज m2 v2। क्या अभी v1 v2 अभी आ जाएगा क्या, नहीं, ये दोनों अननोन है ना, कुछ और यूज करना पड़ेगा। तो क्या यूज करना पड़ेगा हमें, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। गुड, वेरी गुड। अच्छा एनर्जी कंजर्वेशन कैसे यूज करेंगे, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, स्प्रिंग काइनेटिक में। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, और किसकी, दोनों को काइनेटिक दे रही है। सो स्प्रिंग की पोटेंशियल कितनी है, हाफ k इंटू एक्स नॉट, मैंने कंप्रेस किया, इससे दो काइनेटिक मिली हैं, क्या, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अभी पैटर्न सिंपल है, क्या, इस वाले रिलेशन से v1 को रिप्लेस करेंगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पर वापस से v1 रख के v2 रख के v1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, आप समझ गए? यस सर। ओके हाँ, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ जब हमने क्या किया हुआ है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है। ये क्वेश्चन कब के लिए है, जब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है, ये पहला आइडिया था। ठीक, अभी दूसरा, when the blocks are pushed, मतलब अभी मैंने ये बोला कि मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस करके सिस्टम को छोड़ दिया, लेकिन अभी दूसरा पार्ट ये है कि अभी हमने स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं किया, हमने किसी ब्लॉक को पुश करके छोड़ दिया है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसको हमने क्या किया है, हिट किया हुआ है। हिट मतलब क्या दिया होगा इसे, इम्पल्स। याद है ना, अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए हिट करते हैं तो क्या देते हैं हम इसे, इम्पल्स। और याद है इम्पल्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। समझ आया? तो ये इस तरीके से दिया जाता है क्वेश्चन कि लेट से हमने इसे इतना इम्पल्स दिया है कि इसके पास कुछ स्पीड आ गई है, दैट स्पीड इज v नॉट। क्लियर? तो हमने इस ब्लॉक को इतना इम्पल्स दिया है कि इसके पास कितनी स्पीड आ गई है, v नॉट। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ब्लॉक m1 is hit with speed v नॉट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहले में हमने कंप्रेस करके रख दिया था सिस्टम को, x नॉट कंप्रेस किया था।
अब हम डिस्टेंस के फॉर्मेट में नहीं डिस्कस करना चाहते, हम किसके फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं? स्पीड। तो अब बताओ सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है क्या? नो सर, इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? m1 v0, V0, इतना इनिशियल मोमेंटम रहेगा। लेकिन यार अब क्वेश्चन पता है क्या पूछता है कि हो क्या रहा होगा यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, आपको वो समझना है। तो मैं एक स्कीमेटिक के थ्रू आपको समझाता हूँ कि देखें क्या हो रहा होगा एग्जैक्टली, समझेंगे आप लोग। सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग थी और हमने इसे क्या किया, इस तरफ v0 स्पीड दी। तो सबसे पहले क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही होगी या एलोंगेट होगी? पहले कंप्रेस compress, होगी। सो विल स्टार्ट टू कंप्रेस, ठीक है। सो स्प्रिंग स्टार्ट्स टू कंप्रेस फर्स्ट। अच्छा ओके, अच्छा कंप्रेस हो रही होगी तो ये वॉल है क्या कि कंप्रेस हो जाएगी पूरी? नहीं, इसका मतलब ये है कि जब कंप्रेस होगी तो फोर्स लगाएगी। तो अगर कंप्रेस होगी तो फोर्स लगाएगी स्प्रिंग, ठीक है। ये देखो मैंने कंप्रेस करना स्टार्ट किया, अगर कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग को तो स्प्रिंग किस तरह फोर्स लगाएगी? बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। ये समझ आया सबको? तो इसका मतलब ये होगा कि स्प्रिंग अपोज करेगी ना वो जो स्पीड हमने दी थी यहाँ पे v0। समझ आया? तो क्या अब v0 बचेगी क्या इसके पास स्पीड? नहीं, कम हो जाएगी। लेट्स से स्पीड कितनी हो जाएगी? v1, और इसके पास स्पीड कितनी हो जाएगी? v2। तो काम की बात यह है कि ड्यू टू कंप्रेशन क्या हो रहा है, v0 डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, क्लियर। एंड v2 क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। समझ आया यार? पॉइंट समझ आया सबको? बताया यार, ये सबको समझ आया कि v0 जो हमने इनिशियल स्पीड दी थी वो कम होने लगेगी और दूसरे वाले ब्लॉक की स्पीड बढ़ने लगेगी। इसमें कोई डाउट हो तो पहले बताओ। सर मतलब इसकी एनर्जी उसको मिल जाएगी क्या? हाँ, मतलब इनडायरेक्टली वही हो रहा है, इनडायरेक्टली वही हो रहा है कि स्प्रिंग एक मोड ऑफ ट्रांसफर का काम कर रहा है एनर्जी का, जिसे हम फोर्स के थ्रू फील कर पा रहे हैं कि स्प्रिंग दोनों तरफ फोर्स लगाती है। तो इस वाले ब्लॉक को तो ये मूव कराना स्टार्ट करेगी और इस वाले ब्लॉक को रिटार्ड कराना स्टार्ट करेगी, क्लियर। अच्छा अभी भी देखो, अभी भी क्या है, v2 थोड़ा सा भी स्टार्ट हुआ है ना जस्ट, और v0 जो है, एक सेकेंड, v2 जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है और जो v0 है जो कम हो रहा है वो किसके इक्वल है? v1 के इक्वल है। तो अगर मैं अभी सिनेरियो देखूं कि अभी ऐसा नहीं हुआ कि v1 इतना कम हो गया, लेट्स से मैंने v0 दिया 100, तो अभी डिक्रीज होके v0 नहीं बोलेंगे हम उसे, v1 बोलेंगे। v1 कितना बन गया? 80। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि v2 भी 80 हो गया, नहीं ना, v2 तो अभी जस्ट बढ़ना स्टार्ट हो रहा है 20, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये गारंटी है कि v1 इज स्टिल ग्रेटर देन v2। सोचो अगर v1 v2 से ज्यादा है तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही होगी कि इलोंगेट हो रही होगी? कंप्रेस। कंप्रेस, कंप्लेट। ओके गुड, स्प्रिंग स्टिल कंप्रेस। अच्छा अभी ये मैं बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, इस पे बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं क्वेश्चंस। कंप्रेस हो रही होगी यार, इसका मतलब क्या होगा कि ये प्रोसेस चलती रहेगी, v0 डिक्रीज होता जाएगा और v2 बढ़ता जाएगा। तो कोई तो एक सिचुएशन आएगी जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, when v1 is equal to v2। कोई तो एक सिचुएशन आएगी क्योंकि v1 डिक्रीज होता जा रहा है और v2 इंक्रीज होता जा रहा है। डन, कोई डाउट इसमें किसी को? अच्छा सोचो दोनों बराबर हो जाएंगी तो बताओ स्प्रिंग कंप्रेस हो रही होगी या एलोंगेट? स्प्रिंग कंप्रेस होगी या एलोंगेट जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे? कंप्रेस। नहीं भाई, अगर ये Just 10 से to मूव start किया, to elongate. हाँ, इट विल बी एट इट्स मैक्सिमम कंप्रेशन,
क्यों? क्योंकि इसके बाद V2 और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, और V1 तो और कम ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा इट इज एट इट्स मैक्स कंप्रेशन। अब इससे ज्यादा कंप्रेस हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अब तो V2 ज्यादा हो जाएगा ना। दिस इज मैक्स कंप्रेशन। क्लियर? मैक्स कंप्रेस, बिकॉज आफ्टर दैट क्या होगा? V2 ज्यादा हो जाएगा किससे? V1 से, और V2 अगर ज्यादा हो गया V1 से तो स्प्रिंग क्या होना स्टार्ट कर देगी? elongate. इलांगेट। बट क्या नेचुरल लेंथ पे आ गई क्या स्प्रिंग? नहीं, No, sir. it will start elongate, it will start elongate, so not elongate, it will start to come again in natural length. Clear? ये अगेन नेचुरल लेंथ में आने का ट्राई करेगा, तो जब तक ये नेचुरल लेंथ में नहीं आ रहा है तब तक ये क्या करता जाएगा? स्प्रिंग तो अभी कंप्रेस्ड ही है ना, इवन इलोंगेट स्टार्ट हो गया, ये मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन है, लेकिन क्या होगा? ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि नेचुरल लेंथ में नहीं आ जाता। ठीक है? अच्छा, नेचुरल लेंथ आने के बाद क्या होगा? कोई तो एक सिचुएशन आएगी कि जब ये V1 क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा, और V2 एकदम मैक्स आ जाएगा। तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये एकदम रुक गया और ये एकदम उसको स्ट्रेच किए जा रहा है, तो एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, और अगर एलोंगेशन स्टार्ट हुआ तो स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी? दोनों तरफ। अंदर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा? अब V1 बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और V2 डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आया? सो आफ्टर दैट क्या सिचुएशन होगी? V1 इंक्रीज होना स्टार्ट होगा एंड V2 डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक, ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? कब तक मैक्सिमम एलोंगेशन होगा? जब तक कि फिर से दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो अब स्प्रिंग एलोंगेट होगी, बट जब तक फिर से दोनों बराबर नहीं हो जाते, क्योंकि V1 बढ़ रहा है, तो एक सिचुएशन आएगी ना कि V1 को एक स्पीड मिले और V2 डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा? V2 डिक्रीज होते होते 0 पहुंच जाएगा, और कौन मैक्स आ जाएगा? V1, ये मैक्स आ जाएगा। ठीक, तो मतलब स्टोरी पूरी ये है कि ये इंस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन अगेन V1 इज इक्वल टू V2। तो कब ऐसा होगा? व्हेन इट इज एट मैक्सिमम एलोंगेशन। इसका मतलब ये है कि कभी अगर आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको एक इक्वेशन कम यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम ये डेटा यूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम। याद रहेगा सबको? और मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम भी दोनों की स्पीड कैसी रहनी चाहिए? सेम। तो ये पूरा जो डेटा मैंने बताया, ये इसीलिए आपको समझाया हुआ है कि आप समझ पाए कि क्वेश्चन अगर मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन का पूछेगा तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चले इसे अब नॉर्मल सॉल्विंग सिनेरियो पे लेके आते हैं। फाइंड मैक्सिमम elongation in the spring। ओके, तो इसका मतलब क्वेश्चन फिर से मैं लिख देता हूँ। M1 ब्लॉक था, स्प्रिंग थी, M2 ब्लॉक था, हमने M1 वाले को कुछ स्पीड दी इनिशियली V0, तो अब हमें दिख रहा है कि ये कंप्रेस हो रहा है, लेकिन बाद में ये आगे जाके इलोंगेट भी होता है, इसलिए क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम इलोंगेशन। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन, और फाइनली क्या होगा? एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होता है?
V1 equal to V2. V2, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये होगा दिस इज अ कंडीशन ऑफ मैक्स एलोंगेशन। सो आई कैन से कि ये V1 है और ये V2 है, एंड आई नो फॉर मैक्स एलोंगेशन V1 इज इक्वल टू V2। तो अभी मोमेंटम कंजर्वेशन से स्टार्ट कर देते हैं। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, और इनिशियली कितना m इंटू वी नॉट, M1 में हमने लगाया है V नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनली बात करें तो जिस डायरेक्शन में V नॉट लगाया है उसी डायरेक्शन में तो दोनों मूव करेंगे ना। अच्छे से ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इस तरफ मूव कर रहा है ये इस तरफ मूव कर रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये समझना है कि दोनों की कंडीशन में जो मैक्सिमम एलोंगेशन यहाँ पर हमने देखा हुआ है वो दोनों को सेम डायरेक्शन में स्पीड मिलने वाली है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, और v1 और v2 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, लेट्स से v कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को हम कंसीडर कर सकते हैं सिंपली v। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर v इज इक्वल टू आ जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी नॉट। तो v आ गया, अब क्या चाहिए हमें, एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे, बताओ कौन सी एनर्जी हमारे पास थी इनिशियली, कौन सी एनर्जी दी गई है सिस्टम को, काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी से क्या क्या काम हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हमने दी m1 को, और इस एनर्जी से क्या क्या काम हुआ है, एक तो स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेट हो गई है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी है, और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक्स भी है। यस। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है कि हमने जो एनर्जी दी वो दी m1 v नॉट को, और उस एनर्जी से स्प्रिंग को एलोंगेट किया, और दोनों बॉक्सेस को एक एनर्जी मिली, मतलब हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर, और v1 v2 को हम v लिख के इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे, और फिर हम किसे सॉल्व कर लेंगे, x नॉट को। आइडिया समझ आया सबको, मैक्सिमम एलोंगेशन कैसे निकाल सकते हैं, इसे हम बाद में फिर सॉल्व कर सकते हैं। आइडिया समझ आया सबको, किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस करा दिए हैं, सबको समझ में आ गया यार, दोनों क्लियर। अच्छा, अभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि एक ही ब्लॉक को वो स्पीड या एनर्जी दे रहा होता है, कुछ अलग अलग भी दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम, इसी टाइप का एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। चलें, सो लेट्स से इनिशियली सिस्टम है, ये m मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका मास लेट्स से 2m है। इनिशियली लेट्स से हमने इसे कुछ स्पीड दी है 2v नॉट की इस तरफ, और इसे स्पीड दी है v नॉट की इस तरफ, क्लियर। सो इनिशियली both the blocks are given some speed, then find maximum elongation in the spring। ओके, सॉल्व करें सब। अच्छा, आंसर में क्या क्या दिखना चाहिए, जो जो मैंने दिया है आपको, आंसर में मैंने k दिया है, k दिखना चाहिए, मैंने v नॉट दिया है, v नॉट दिखना चाहिए, और m गिवन है। इन तीन के टर्म्स में आपको आंसर निकालना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहली लाइन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्वेश्चन, वो पहली लाइन क्या मिलेगी हमें, बिकॉज मैक्स एलोंगेशन है तो क्या होगा, V1 V1 equal equal to to V2। ओके। सो एट
मैक्स एलोंगेशन। अच्छा ये बताओ किस तरफ मिलेगा v1 v2, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है या अपोजिट डायरेक्शन में? सेम। सेम डायरेक्शन में दोनों के पास स्पीड होगा तभी जाके वो मिलेगा। मतलब अगर ये मैंने m वाला ब्लॉक लिया, ये स्प्रिंग और ये 2m, तो इनिशियल कंडीशन अगर कुछ है तो मैक्स एलोंगेशन के टाइम दोनों के तरफ सेम होगी। अच्छा बताओ किस तरफ होगी, लेफ्ट तरफ या राइट तरफ? राइट तरफ। कैसे पता कि राइट की तरफ होगा? ये कैसे पता चला कि राइट की तरफ दोनों को सेम स्पीड मिलेगा, लेफ्ट क्यों नहीं मिलेगा? ओके स्पीड बस से काम नहीं चलेगा, स्पीड बस से काम नहीं, मोमेंटम देखेंगे। देखो इसका मोमेंटम 4 और इसका 1, तो मतलब नेट मोमेंटम किस तरफ है? राइट की तरफ। राइट साइड पे, इसलिए फाइनली राइट साइड पे फील होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन मत रहना, सिर्फ स्पीड देख के नहीं बोल देना है, किससे बोलना है? मोमेंटम देख के। सो लेट्स से v1 इज इक्वल टू v है और इसे स्पीड मिलेगी v2, वो भी v है। तो मैक्स एलोंगेशन के टाइम पे ये सिचुएशन रहेगी यहाँ पर। अभी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो जल्दी से। तो इनिशियली मोमेंटम कितना है, ये किस तरफ है? नेगेटिव, माइनस एम इंटू वी नॉट। ये कितना है? पॉजिटिव, 2m इंटू 2v नॉट। हमने लिख दिए दोनों के मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2। और v1 और v2 दोनों को क्या होना पड़ेगा मैक्स एलोंगेशन के लिए? इक्वल। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एक कैंसिल, ये हो जाएगा 3m v नॉट इज इक्वल टू, ये भी ऐड होके आ जाएगा 3m v। सो v इज इक्वल टू बेसिकली क्या आने वाला है? v नॉट। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। बताएं एनर्जी कंजर्वेशन देखें। ओके एनर्जी कंजर्वेशन चले। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा? अब हमने कितनी एनर्जी दी है? 2 काइनेटिक एनर्जी दी है ना, क्लियर? यस सर। हमारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है और वापस से काइनेटिक एनर्जी में, नई काइनेटिक एनर्जी में भी जा रही है। तो चले लिख लेते हैं। अच्छा काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन से फर्क पड़ता है क्या कि ये नेगेटिव है? नो सर। नो सर। काइनेटिक एनर्जी तो जस्ट वैल्यू रहेगी। सो m इंटू वी नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू 2v नॉट का स्क्वायर, ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर या के एक्स स्क्वायर जस्ट कर लें। और दोनों ब्लॉक्स को स्पीड मिली है v1 v2। सो m इंटू वी वन स्क्वायर प्लस m 2m इंटू v2 का स्क्वायर। ठीक, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सारे हाफ मिलके कैंसिल आउट हो गए। m नॉट वी स्क्वायर प्लस 2m और ये 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 8m इंटू वी नॉट स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो यार कि v1 को क्या लिखा है हमने? v नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? m v नॉट स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? 2m v नॉट स्क्वायर। तो सॉल्व कर दिया 1 और ये तो एक कैंसिल और ये 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा? 6। m भी कैंसिल आउट हो गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया? रूट 6m v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई k। सो v नॉट बाहर आ जाएगा, ये 6 एलोंगेशन। तो पार्ट समझ में आया कि मैक्स एलोंगेशन इस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंट तरीके से। क्लियर है? बताओ यार यहां तक किसी को कोई डाउट स्प्रिंग सिस्टम में? ओके तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचता है। हमने मोमेंटम और एनर्जी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए हैं, जहां पे हमें मोमेंटम भी यूज करना है और जहां पर हमें एनर्जी भी यूज करना है। तो लास्ट पार्ट हमारा बचता है जिसके बाद हम प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोलिजन। और ये यार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिजन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ टफ सा नहीं है, बट थोड़ा सा आपको चीजें
प्रॉपर से समझना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, तो कोलिजन, चलो पहले एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीजें मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। कोलिजन का मतलब क्या है? कोलिजन का मतलब है कि यार दो ऑब्जेक्ट ऐसे हिट कर रहे हैं, एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं। सपोज दो बॉल्स हैं, ये ऐसे आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर गए। ठीक, सपोज यहाँ पर एक वॉल है और मैंने एक बॉल थ्रो की, तो ये बॉल क्या हो रही है? वॉल के साथ कोलाइड हो रही है। ठीक है, तो कोलिजन इज बेसिकली हिटिंग ईच अदर। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, वो हो गया हमारा कोलिजन। तो कोलिजन अगर हमें समझना है तो फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई भी चीज ऐसे हिट कर देगी और हम उसको स्टडी करने लगेंगे, नहीं। हमें बेसिक प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे। अच्छा, तो यार कोई भी चीज हिट कर रही है, सपोज ये एक बॉक्स है, ये एक बॉल है, अगर ये इसे हिट करेगी मतलब ये कांटेक्ट में आएगी। अगर ये कांटेक्ट में आएगी तो इसका मतलब ये इनकी एक कॉमन लाइन बन सकती है ना, यहाँ पर कांटेक्ट वाली लाइन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये भी एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी जहां पर वो लोग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो दोनों चीजें पहले हमें सबसे पहले सीखनी है। नंबर 1, कोलिजन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा लाइन ऑफ कांटेक्ट। क्या? लाइन ऑफ कांटेक्ट, एलओसी भी लिख सकते हैं, बट मिसअंडरस्टूड नहीं करना है इसको, प्रॉपर लाइन ऑफ कांटेक्ट एलओसी समझ सकते हैं। ये कौन सी लाइन है? जब दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो ये इनका जो कॉमन लाइन है, इसे बोलते हैं क्या? लाइन ऑफ कांटेक्ट। समझ आया सबको? लाइन ऑफ कांटेक्ट क्या है? लाइन ऑफ कांटेक्ट सबको क्लियर है कि क्या चीज है? मैथमेटिकली बोले, इट इज द कॉमन टेंजेंट, it is the common tangent at the surface of collision, okay, or both colliding object। ओके, तो कुछ केसेस में देखो ये बहुत ही सिंपली दिख रहा है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बना दिया, इसमें बहुत ही सिंपल दिख रहा है कि ये क्या है, हमारी लाइन ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, सोचो अगर मैं दो ऑब्जेक्ट ऐसे, ये ऐसा आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है और ये ऑब्जेक्ट इधर से हिट कर रहा है, तो अभी लाइन ऑफ कांटेक्ट कैसी होगी? इन दोनों की कॉमन टेंजेंट, मतलब ये होगी लाइन ऑफ कांटेक्ट। समझ आया सबको? अच्छा, सोचो एक वॉल है या लेट्स से ग्राउंड है, एक बॉल इस तरफ से आ रही है, बताओ लाइन ऑफ कांटेक्ट कैसी होगी इसकी जब ये हिट करेगी? बताएं। तो जब ये हिट करेगी तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, हॉरिजॉन्टल नीचे। हाँ, तो कुछ लोग सोचते हैं कि सर अब तो लाइन ऑफ कांटेक्ट कुछ ऐसे टाइप में होना चाहिए, कुछ नहीं, लाइन पढ़ो, ये क्या होनी चाहिए? कॉमन टेंजेंट। तो अगर कभी आप एक सरफेस फ्लैट देख लो तो फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डायरेक्शन में कोलाइड कर रहे हो, सीधा, टिल्टेड, कुछ भी, इसका जो कॉमन टेंजेंट आएगी वो तो फ्लैट ही आने वाली है ना, क्योंकि ये सरफेस फ्लैट है तो इसकी टेंजेंट तो फ्लैट ही आएगी ना। मतलब ये थोड़ा सा याद रखना है आपको कि अगर ऐसे एक फ्लैट सरफेस है तो लाइन ऑफ कांटेक्ट जो है वो फ्लैट रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। बताओ यार, लाइन ऑफ कांटेक्ट में किसी को कोई डाउट? हाँ, ओके। दूसरा लाइन ऑफ कांटेक्ट के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट को लाइन ऑफ कोलिजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू
the line of impact, sorry, the line of contact. It is always perpendicular to the line of contact. ठीक है, अब इस लाइन की खास बात क्या है कि जितने फोर्सेस लगते हैं वो इसी लाइन के अलोंग लिए जाते हैं. ठीक है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर है. और अच्छी बात यह है ऑल कोलिजन फोर्सेस acts along line of impact. ओके, अच्छा, तो सिचुएशन ये हुई. इसका मतलब ये है कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. तो अगर मैंने ड्रॉ किया कि इनका लाइन ऑफ कांटेक्ट ये है, ये लाइन ऑफ कांटेक्ट है, तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी उनकी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट. और फोर्सेस जो लगेंगे वो इसी तरफ लगेंगे, मतलब ये इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा. अच्छा, हमें पता है कि कोलिजन एक एक्शन रिएक्शन टाइप का फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या आएगा दोनों में? हमेशा 0. अगर मैं दोनों को एज अ सेम मानूंगा तो दोनों में 0 आने वाला है. मैं कॉन्टैक्ट के थ्रू भी देख लेता हूँ. लेट्स से ये एक सरफेस है और यहाँ पर मैंने एक बॉल ऐसे एंगल पे थ्रो किया है. तो मैंने सिचुएशन बताई कि जब ये बॉल यहाँ पर आएगी तब लाइन ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? ये लाइन ऑफ कांटेक्ट अगर है तो इसका मतलब ये क्या होगी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो कुछ भी हो जाए, इस पे जो फोर्सेस लगेंगे ये वो किस डायरेक्शन में लगेंगे? लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ ही हमेशा लगेंगे. कोई डाउट किसी को? अच्छा, तो इस टाइप के सिचुएशन के बेस्ड पे कोलिजन के दो पार्ट हो जाते हैं. कोलिजन के दो टाइप है. क्या? देखिए, हाँ, कोलिजन को दो पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है बेस्ड ऑन लाइन ऑफ कांटेक्ट और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग. एक बोला हमने हेड ऑन कोलिजन, नेम से समझ में आ रहा है कि हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होगा. और दूसरा है ऑब्लिक कोलिजन. ठीक है, दोनों का बेसिक मीनिंग बहुत ही सिंपल है. हेड ऑन कोलिजन क्या होगा? जब कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल है उनकी स्पीड. मतलब स्पीड नहीं, वेलोसिटीज बोलना चाहिए. वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग object is parallel to line of impact. दूसरा एकदम समझ में आ गया. when v is not parallel to line of impact. मतलब देखें, फिगर देखेंगे, दोनों फिगर देखें, समझने का ट्राई करेंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा हूं आपको. क्या? सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसको कोलाइड करने वाला है इस तरफ. इसके पास स्पीड इस तरफ है, इसके पास स्पीड इस तरफ है. ठीक है, रुके, इसके पास स्पीड है इधर v1 और इसके पास है स्पीड v2. क्लियर? अब बताओ लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसकी क्या होगी? आपको पता है कि इसकी लाइन ऑफ कांटेक्ट होगी ये वाली, और ये लाइन क्या होगी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो अभी भी ये कैसा कोलिजन है? हेड ऑन है. ठीक है, देखने में लग रहा है कि ऐसे टिल्टेड आ रहा है, बट अभी भी ये हेड ऑन कोलिजन है. बट अगर मैं इस फिगर को ऐसे कर दूं, ये बॉल है, ये स्ट्रेट आ रही है और यहां से एक बॉल ये भी स्ट्रेट आ रही है. देख रहे हो, ये v1 और ये v2. तो जब ये बॉल आएगी यहां पर, तो क्या इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे रहने वाला है? कंफर्म? ये रहेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, सॉरी, लाइन ऑफ कांटेक्ट.
और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, ये। बट क्या वेलोसिटीज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट है क्या, अलोंग है क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट? नो सर। नहीं। तो ये सिचुएशन होगी कि वेलोसिटीज आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट, तो इस टाइप के कोलिजन को क्या बोलेंगे, ऑब्लिक। क्लियर? सो हेड ऑन और ऑब्लिक में डिफरेंस समझ में आया यार? बताएं, कोई डाउट इसमें किसी को? मतलब और एग्जांपल दे देते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ये सपोज सरफेस है और मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां से ड्रॉप किया, तो ये तो रेस्ट पे है, इसको कोई टेंशन नहीं है। बट अभी वेलोसिटी कैसी है, ये हमारी लाइन ऑफ कांटेक्ट है और ये हमारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो बताओ ये किस टाइप का कोलिजन हो गया, हेड ऑन। हेड ऑन हो गया ना ये। ठीक, तो इसको इस तरफ फिर कर लेते हैं, ये एक हेड ऑन हो गया। अच्छा, सेम क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा सा अब डिफरेंट कर देता हूं कि इसको जो थ्रो किया है हमने किसी इधर वाली वेलोसिटी पे किया हुआ है, ठीक है, यहां पर ये कहीं पहुंचेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए इसके लिए लाइन ऑफ कांटेक्ट तो यही है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या बनेगी, ये। तो क्या इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ कांटेक्ट के पैरेलल है क्या? नहीं। तो इस टाइप के कोलिजन को ऑब्लिक बोलते हैं। तो यार अभी फील हुआ यार ऑब्लिक मतलब क्या है बेसिकली? ऑब्लिक मतलब किसी एंगल पर है, हेड ऑन मतलब डायरेक्टली लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मूव हो रहा है वो। समझ आया सबको? ओके, चले। तो कोलिजन सीखने से पहले अब हम बेसिकली देखते हैं कि कोलिजन में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। अभी मैं मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव पे बात नहीं करूंगा, वो तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले मैकेनिज्म देखते हैं कि कोलिजन में होने क्या वाला है एग्जैक्टली। सो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ कोलिजन, कोलिजन में होता क्या है वो देखना है हमें। अच्छा, तो बेसिक फीलिंग तो आपको सबको पता है क्या, कि यार ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों पास में आ रहे हैं, दोनों कोलाइड होंगे तो एक दूसरे को हिट करेंगे ना, तो मतलब थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा। समझ आया सबको? कोलिजन में पहले ये दोनों आ रहे थे, हिट करेंगे और फिर रिबाउंड हो जाएंगे, ठीक है। बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक सिचुएशन लेते हैं। क्या, सपोज ये ऑब्जेक्ट के पास है v1 स्पीड और इस ऑब्जेक्ट के पास है v2 स्पीड, ये दोनों अभी कोलाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो इनिशियली इनके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, डन। अच्छा, अब ये जस्ट कोलाइड होने वाले हैं, जस्ट बिफोर कोलाइडिंग, तो उनके पास कौन सी एनर्जी है अभी, काइनेटिक एनर्जी है। जस्ट बिफोर कोलाइडिंग, कोलाइडिंग क्या सिचुएशन है, ओनली काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, क्लियर। अच्छा, इसके पास स्पीड क्या है v1 और इसके पास स्पीड क्या है v2। अब होगा क्या, जब दोनों कोलाइड करेंगे तो क्या होने वाला है, v1 डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। समझ आया सबको, v1 क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, क्लियर। बट v2 को भी तो डिक्रीज ही होना पड़ेगा ना, दिख रहा है आपको? तो ये बताओ, इसका मतलब दोनों की स्पीड अगर कम होने वाली है तो एनर्जी कहां चली गई, ये मेन पॉइंट है हमारा कि ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी कहां चली गई, बताएं। ओके, तो अब हम ये समझेंगे कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा होगा, दोनों वेलोसिटीज डिक्रीज होंगी। ड्यूरिंग कोलिजन दोनों वेलोसिटीज क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। तो एनर्जी कहां जा रही होगी आपको बता दें, ये ऑब्जेक्ट इसे डिफॉर्म करने लगेगा।
अगर आपने कभी अच्छे से देखा हो, मतलब बहुत सारे वीडियोस रहते हैं यूट्यूब पे, जब हम बॉल को हिट करते हैं वॉल पे, ये बॉल क्या होने लग जाती है, कॉम्पैक्ट होने लग जाती है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि बॉल क्या हो रही है, डिफॉर्म हो जाती है, फ्लैट हो जाएगी यहाँ पर। ये समझ आया सबको? ये सबको समझ आया कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है, एक सर्कुलर बॉल जब हिट करती है बॉल को तो फ्लैट होती है पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्ट्रक्चर बदल गया। इसका मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ चली गई है, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बदलेंगे, कंप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब मैं फिगर बना के यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा होगा। सो ड्यूरिंग कोलिजन हो रहा होगा कुछ ऐसा, ये फ्लैट होगा ऐसा और ये भी फ्लैट होगा, दोनों फ्लैट हो गए होंगे। इसका मतलब स्ट्रक्चर इनका बदल गया, तो काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होने लगेगी, गेन डिक्रीज होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। और कौन सी एनर्जी बढ़ने लगेगी यहाँ पर, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। ठीक, तो ये समझ में आया कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन होने लग जाता है। ठीक, सो बेसिकली हम इस सिनेरियो को बोलते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या स्टार्ट हो जाता है, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या, डिफॉर्मेशन। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होना स्टार्ट कर देते हैं, डिफॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में। अभी थॉट ये है, क्या पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल में? नो सर। नो सर। ओके, तो पॉइंट ये है, यहाँ पर पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स जब यहाँ पर दोनों लोग परफेक्ट रेस्ट पर नहीं आ जाएंगे तब तक ये कंप्रेशन चलता रहेगा ना। तो फॉर अ मोमेंट पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल में। सो ड्यूरिंग कोलिजन फॉर डिफॉर्मेशन, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, मैक्स डिफॉर्मेशन की कंडीशन में, एट मैक्स डिफॉर्मेशन क्या होता है, ऑल काइनेटिक एनर्जी converts into पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि डिफॉर्मेशन के केस में पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। अब आपको एक नेचर पता होगा, इलास्टिक नेचर। इलास्टिक नेचर क्या होता है कि व्हेन यू डिफॉर्म सम ऑब्जेक्ट, अगर वो वापस से अपना पोजीशन गेन कर लेता है तो मतलब वो क्या हो गया, कैसा ऑब्जेक्ट हो गया वो, इलास्टिक। इलास्टिक। सो when objects regain their shape after deformation, regain their shape completely. So regain their shape completely after deformation, मतलब वो क्या हो जाएंगे, प्योर इलास्टिक चीजें हैं वो। समझ आया सबको, वो क्या है, इलास्टिक है, प्योर इलास्टिक है। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है जरूरी थोड़े ना है कि इलास्टिक हो। क्यों, जरूरी थोड़े ना है। जैसे आप मेटल ले लो तो मेटल तो इलास्टिक होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे सॉइल के बॉल हिट करो तो क्या सॉइल का बॉल जब आप वॉल पे हिट करोगे तो ये फ्लैट होगा, फ्लैट के बाद क्या वापस रिगेन कर पाता है क्या अपना शेप, नो सर। नहीं कर पाता। इसका मतलब ये पूरी अपनी काइनेटिक कहाँ दे देता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल में, और स्टिक कर जाता है वहां पर। क्लियर, मतलब अपना शेप रीगेन नहीं कर सकता।
तो कोलिजन जब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म में तो एक चीज पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, वो डिफॉर्मेशन के बाद रिफॉर्मेशन कर पाता है या नहीं। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि यहां तक हमें क्लियर था कि यार वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं मैक्स डिफॉर्म हो गए हैं, ठीक है। लेट्स से ये मैक्स डिफॉर्म है, दिस इज मैक्स डिफॉर्मेशन। अभी मैक्स डिफॉर्म से वो रिफॉर्मेशन की तरफ आ रहे हैं, ठीक, रिफॉर्मेशन। अच्छा, रिफॉर्मेशन की अब एक प्रॉब्लम मैंने बताई कि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट पूरा रिफॉर्म हो पाए। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि वापस से पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और लेट्स से इसको रिबाउंड करेगी और इसको भी रिबाउंड करेगी, ठीक है। तो कुछ नई स्पीड मिलेगी, लेट्स से v1 डैश और v2 डैश। सो यहां पर लिखूंगा मैं आफ्टर रिफॉर्मेशन, आफ्टर रिफॉर्मेशन कुछ चीजें होने वाली हैं। क्लियर। कैसे, जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल का पूरा पार्ट कन्वर्ट हो जाए काइनेटिक में। क्लियर। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे, इट्स मींस सम पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी might not recover for kinetic energy। समझ आया। तो रिफॉर्मेशन में क्या होगा, जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक में आ गए, मतलब अगर इनको जो स्पीड थी जरूरी नहीं है कि आपको उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सिनेरियो पे बेस्ड हम कोलिजन के नए पार्ट लिखते हैं। क्लियर। नया पार्ट कैसे लिखते हैं, चले देख लेते हैं। बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो टाइप ऑफ कोलिजन हम डिफाइन करते हैं। टाइप ऑफ कोलिजन, देखिए बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ कोलिजन कैसे डिफाइन करते हैं। नंबर 1, अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं, प्योर इलास्टिक है। सो इफ कोलिजन इज इलास्टिक, अगर कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी थी, डिफॉर्म होगा किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, और रिफॉर्म होके पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये हुआ डिफॉर्म और ये हुआ रिफॉर्म। क्या कोई भी एनर्जी लॉस होगा, नो सर। नहीं। सो बेसिकली फुल एनर्जी कंजर्वेशन होगा यहाँ पर, फुल एनर्जी कंजर्वेशन। सो इसका मतलब ये हुआ होगा कि ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। क्लियर। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो जो काइनेटिक एनर्जी मिली उसका कोई लॉस नहीं होता और परफेक्टली उनको वापस से मिल जाता है, ठीक है। दूसरा पार्ट बात करें अगर हम, इफ कोलिजन इज इनएलास्टिक, तो कोलिजन की बात करें अगर हम, इनएलास्टिक है तो क्या सिचुएशन होगी, इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक से कन्वर्ट तो हुआ पोटेंशियल में, लेकिन पोटेंशियल से जो काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ वो पूरा पार्ट नहीं कन्वर्ट हुआ। क्लियर। कैसा कन्वर्जन हुआ, पार्शियल कन्वर्जन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले काइनेटिक एनर्जी 100% थी और पोटेंशियल एनर्जी 100% हुई, क्या बाद में काइनेटिक 100% आती है क्या, नहीं। लेट्स से ये बची कुछ 80%, तो इसका मतलब 20% कहाँ रह गई, पोटेंशियल में रह गई, जो रिकवर नहीं हो पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक का लॉस होगा। तो क्वेश्चन आपने देखा होगा शीट में से कुछ स्टूडेंट जब थे, किसी क्वेश्चन में आया था ये वर्ड कि इनएलास्टिक है या इलास्टिक है। तो अगर इनएलास्टिक है तो इसका मतलब क्या होगा, सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, some part of kinetic energy is lost and converts into
नहीं, लॉस्ट एंड रिटेन्ड बाय पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया ये? बताओ कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, लास्ट थर्ड, ये जो इनइलास्टिक है इसका जो एक्सट्रीम वर्जन है, इनइलास्टिक का एक्सट्रीम वर्जन उसे क्या बोलते हैं? इफ कोलिजन इज perfectly inelastic, perfectly inelastic, देखिए इलास्टिक हो गया एक मतलब प्योर जिसमें रिटर्न आ जाता है, इनइलास्टिक मतलब जिसपे पार्शियल रिटर्न आता है, और परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब होता है कि बिल्कुल रिटर्न नहीं आए। ठीक है, बट एक चीज समझना है, एक चीज समझना है कि ये जो पार्ट है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना भूल गया कि ये जो पार्ट है जब मैक्सिमम कंप्रेस हो रहा होता है तब हमें पता नहीं है कि किसकी एनर्जी कम हो रही है और किसकी ज्यादा हो रही है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर V1 है और ये V2 है, ये दोनों डिक्रीज होना स्टार्ट होंगे, बट ये कंफर्म है क्या कि पहले कौन जीरो होगा? नो नहीं, ये कंफर्म नहीं है। तो इसका मतलब जब मुझे ये नहीं पता कि पहले V1 जीरो हो गया लेट से, तो V2 तो बचेगा ना। अगर V2 बचेगा तो V1 को पुश करना स्टार्ट कर देगा ना। V1 पहले जीरो हो गया, फिर ये V1 को रिटर्न करना स्टार्ट कर देगा ना, और V2 स्टिल डिक्रीज होना रहेगा। क्लियर? तो सिचुएशन इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ये गड़बड़ लिखा हुआ है कि एट मैक्स डिफॉर्मेशन ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल। ये जरूरी नहीं है, मे बी V1 जीरो हो गया है बट V2 अभी तक जीरो नहीं हुआ है और फिर से स्ट्रेच होने लग जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि मैक्स डिफॉर्मेशन मतलब क्या होगा, जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? सेम। जब दोनों की स्पीड सेम होगी वो समय ही होगा क्या? मैक्स डिफॉर्मेशन का। जैसा हमने कहां पर पढ़ा, अभी स्प्रिंग पर पढ़ा हुआ है। तो एट मैक्स डिफॉर्मेशन ऑल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल पर कन्वर्ट नहीं होती। ऑल काइनेटिक एनर्जी does not convert into potential। does not नहीं, might not लिखना चाहिए हमें। it might not convert into potential मतलब जरूरी नहीं है कि पूरी पोटेंशियल में ही कन्वर्ट रहेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट पोटेंशियल पे जाता है, तो ऐसा नहीं होता। लेट्स से काइनेटिक एनर्जी 100% थी और जब ये पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी तो कुछ पार्ट ही कन्वर्ट होता है। सो लेट्स से मैंने बोला कि 40% पोटेंशियल में थी एंड 60% स्टिल काइनेटिक थी। अब काइनेटिक बची 80%, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का 40% था वो लॉस हुआ है। सो इसका मतलब क्या होगा? लॉस्ट 20% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 40% थी और 60 काइनेटिक बची थी, तो वो 20% वहां पर लॉस्ट हो गई। ये हमने देखा। तो मैं परफेक्टली इनइलास्टिक में ये समझाना चाह रहा हूं कि काइनेटिक का कुछ पार्ट जाता है पोटेंशियल में, ठीक है, पार्शियल। ठीक, काइनेटिक का कन्वर्ट होता है कुछ पार्ट पोटेंशियल में। सो लेट्स से ये 100% थी, ये 40% किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल में, एंड रिमेन 60% लेट्स से काइनेटिक एनर्जी। तो अभी जब ये होगा तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगी। क्लियर? सो कंप्लीट लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर फाइनल ऐसा नहीं होगा कि काइनेटिक जीरो आ जाएगी, नहीं। परफेक्टली इनइलास्टिक पे पोटेंशियल से जो रिकवरी थी वो नहीं होगी। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन वो 60% काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड वाली तो रहेगी ही ना। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में ये जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है पार्ट, वो पूरा लॉस हो जाएगा इनइलास्टिक में। क्लियर? सो ये जो पोटेंशियल से कन्वर्जन होता है काइनेटिक में, ये नहीं होगा, ये वाला पार्ट फुल लॉस हो जाएगा। सो बेसिकली परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब मैक्सिमम लॉस ऑफ
काइनेटिक एनर्जी, नॉट फुल लॉस। श्योर नहीं बोल सकते हम, क्योंकि 100% पूरी नहीं कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल पे। ये मैंने अभी बताया कि V1 V2 अगर सेम नहीं है तो पूरा कन्वर्जन नहीं होगा। सो मैक्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो ये तो बेसिक एक आइडिया था कि कोलिजन किस टाइप में कैसी एनर्जी लॉस होती है। अभी नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसकी कैलकुलेशन और सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट मुझे लगता है अभी यहाँ तक सबको ओके है। क्लियर है यार सबको कि किस टाइप के कोलिजन में क्या हो रहा है? मैं फिर से एक लास्ट बताता हूँ पॉइंट कि सपोज इसके पास एनर्जी थी, लेट से फील करेंगे 100 थी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास थी 80, टोटल काइनेटिक एनर्जी थी 180। ठीक, फिर होता क्या है कि पहले कौन जीरो हो जाएगा वो मैटर करता है। तो लेट से ये 80 पहले जीरो हो गया और ये कुछ डिक्रीज हुआ। ठीक, तो इसके पास 0 बची और इसके पास लेट से 40 बची। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी बची? 40। और पोटेंशियल में कितनी कन्वर्ट हो गई? 140। तो अब ये 140 की रिकवरी देखनी है। तो अगर ये इनइलास्टिक है तो 140 पूरा क्या हो जाएगा? 0। रिमेनिंग फाइनली कितनी आएगी दोनों को मिला के? 40। ठीक है, ये मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक का। और अगर इलास्टिक है तो ये पूरा गेन वापस से हमें मिल जाएगा 140 का। किसी को कोई डाउट इसमें बताओ? कोलिजन का मैकेनिज्म क्या हो रहा है इसमें? कोई डाउट किसी को तो बताओ यार। नहीं? चले ठीक है, चले यार, कोलिजन के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल पे सॉल्विंग पे बात कर लेंगे कोलिजन पे। ओके ओके, बाय बाय एवरीवन देन। Bye, sir. Bye, sir. Thank you. बाय sir. Bye, sir. बाय एवरीवन।